नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी का वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि मिडवाइफरी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम में, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने आपको एक PDF से लगभग 300 क्वेश्चन आसपास कराए थे, इसमें से भी कुछ करवाएंगे और बहुत जल्द नया टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है तो 2 दिन बाद आप लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज आप लोगों का चल रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। PDF भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। कह रहा है हम लोगों का क्वेश्चन कि सामान्य गर्भाशय का वजन ... ग्राम होता है। जो नॉर्मल गर्भाशय होता है उसका वजन कितना होता है। इस नॉर्मल कहने का क्या मतलब, एक तो हुआ प्रेगनेंसी से पहले, एक क्या हुआ प्रेगनेंसी के बाद। आप सबको पता है कि जब कोई भी महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसका कुल वजन बढ़ जाता है। कितना? तो 11 kg तक बढ़ जाता है। इसी को एवरेज में अगर ऐसे देखे जाए इंटरनल में तो इसको 10 से 12 kg मतलब कि 11 kg वजन गर्भ धारण के दौरान महिला का वजन बढ़ जाता है। तो वो समय बढ़ता क्या है, तो गर्भाशय का वजन बढ़ता है, सर्विक्स फैलता है, इन्हीं सब का वजन मतलब कि बढ़ता है। तो वही कह रहा है कि सामान्य गर्भाशय का वजन ... ग्राम होता है। तो सामान्य जो गर्भाशय होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी से पहले होती है, उसका वजन कितना होता है, तो 60 ग्राम होता है। कितना? 60 ग्राम होता है। उसके बाद गर्भ धारण करने के बाद इसका वजन बढ़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, इसके हमने डिटेल्स में बता भी दिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेल्विस हृदयाकार होती है। हृदय का आकार आपको पता है कैसा है, ये आप सबको पते हैं कि मतलब कि हृदय का हमारा हार्ट है उसका क्या आकार है। तो वही कह रहा है कि ऐसा कौन सा पेल्विस है जिसका हृदय आकार होता है। मतलब पेल्विस जो हमारे बॉडी में है उसका आकार हृदय जैसा है। तो कौन से पेल्विस है, तो एंड्रॉयड जिसको बोलते हैं, एंड्रॉयड कह सकते हैं, वो पेल्विस ऐसा होता है जिसका आकार हृदयाकार होता है। कैसा होता है, तो हृदय के आकार जैसा इनका आकार होता है इस पेल्विस का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला ऑप्शन से आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ये ऊपर में जो लिखा रहा है ये पहले वाला का आंसर दिखा रहा है। अब स्किप करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि अलग अलग मासिक धर्म में निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन क्या कहलाता है। कह रहा है कि अलग अलग मासिक धर्म में जो निकलने वाला 2 अंडे है उसका जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो वो क्या कहलाता है। सुपर फेटेशन या सुपर फेंडेशन या फेटस पेपिरेसिस या फेटल एकार्डिएक्स। तो क्या कहलाता है, अलग अलग मासिक धर्म में जो निकलने वाला 2 अंडों का निषेचन है वो कहलाता है क्या, तो सुपर फेटेशन। क्या कहलाता है, तो सुपर फेटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अलग अलग क्या है, उसी से रिलेटेड है। 2 अलग अलग अंडे का मतलब कि वही क्वेश्चन है, और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कह रहा है कि 2 अलग अलग अंडे जो एक ही मासिक धर्म में निकलते हैं उसका निषेचन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो सेम ही क्वेश्चन है कि मतलब कि अलग अलग मासिक धर्म में जो निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन, यहाँ पर सिर्फ निषेचन है। तो मतलब कि आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था में एक महिला जिसके योनि से खून बह रहा है, पेट का निचला भाग में दर्द है। ठीक से सुनिएगा क्या कह रहा है
कि अगर गर्भ अवस्था में है कोई महिला, अगर उसके योनि से ब्लीडिंग हो रहे हैं, और आप सबको जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि द्वितीय जो प्रसव के दौरान मतलब कि ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, मतलब कि आते हैं। वही कह रहा है कि मतलब गर्भ अवस्था के दौरान महिला के यदि योनि से ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, और पेट के निचले भाग में दर्द हो रहा है, और एमनियोरिया अवधि की तुलना में गर्भाशय का आकार छोटा है। कह रहा है कि एमनियोरिया अवधि की तुलना में जो गर्भाशय है उसका आकार छोटा है, तो इस महिला का निदान कैसे होगा? गर्भपात के जरिए या पीपीएच या पीआईडी के द्वारा। तो किसके द्वारा इसका निदान होंगे? तो ये जो निदान है वो गर्भपात के माध्यम से होगा। कैसे होगा? तो गर्भपात के जरिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या है कि एक्लैम्पसिया के बारे में हम लोग एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखे भी थे पिछले वाले पीडीएफ से। हम लोग क्लास जब कर रहे थे मिडवाइफरी का, तो उसमें भी हम लोग कवर किए थे। कह रहा है कि एक्लैम्पसिया का प्रबंध के लिए पसंदीदा दवा कौन सा है? डायजेपाम या एप्सोइन या मैग्नीशियम सल्फेट या लाइवलाल। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जिसे आप लोग जानते हैं, भली बात इनसे परिचित होंगे। तो यही क्या है कि एक्लैम्पसिया के प्रबंध के लिए पसंदीदा दवा कौन सा है? तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे सामान्य प्रकार की जो एक्टिपिक गर्भ अवस्था है, कह रहा है कि सबसे जो सामान्य प्रकार के एक्टोपिक जो गर्भ अवस्था है वो मतलब कैसे है? ट्यूबल गर्भ अवस्था या डीप ग्रंथित गर्भ अवस्था या पेट की गर्भ अवस्था या गर्भाशय ग्रीवा गर्भ अवस्था। तो जो सबसे सामान्य प्रकार की एक्टोपिक गर्भावस्था होती है, मतलब गर्भावस्था का बहुत सारे प्रकार है, यहाँ पर सामान्य प्रकार आया है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि जो सामान्य प्रकार के एक्टोपिक गर्भावस्था है उसको क्या कहा जाता है, मतलब कि वो कौन से गर्भावस्था के अंतर्गत आते हैं या क्या कहे जाते हैं? तो इसमें जैसे क्या कहा जाता है उसको, तो ट्यूबल गर्भावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ट्यूबल गर्भावस्था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए उत्तरदायित्व कारण क्या है? अभी हम लोग क्या देखें? तो अभी हम लोग देखें कि एक्टोपिक गर्भावस्था का सामान्य प्रकार कौन है। तो ट्यूबल गर्भावस्था देखें। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ एक पॉइंट है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो इसीलिए आपको एक जो भी पॉइंट है उससे जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं आपके एग्जामिनर के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन कम रहे। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एक जगह रहेंगे, तो आप उसको अच्छे से रिलेट करके समझ के उसको याद रख सकते हैं। वही कह रहा है कि एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए उत्तरदायित्व कारण क्या है? पीआईडी मतलब कि जैसे कि पी ऐसे भी लिखा रहेगा, पीआईडी या इंट्रायूटेराइन डिवाइस या ट्यूबल रेक्टोरेक्टिक सर्जरी या उपयुक्त सभी। तो एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए जो उत्तरदायित्व कारक है वो पीआईडी भी है, इंटरयूटेराइन डिवाइस भी है, जिसको हम लोग क्या आईयूडी के बारे में हम लोग जाने थे ना, बहुत डिटेल्स में हमने आपको आईयूडी के बारे में बताए थे कि किस तरीके से आईयूडी का प्रवेशन किया जाता है गर्भाशय में, वजीना के माध्यम से प्रवेशन करवाया जाता है गर्भ अवस्था को रोकने के लिए। आईयूडी के बारे में हम लोग वहाँ पर बहुत सारी चर्चा किए थे, लगभग 2 क्लास पीछे भी चर्चा किए थे एक बार, और उसके बारे में डिटेल्स में बताए थे। उसका थ्योरी वाला जो एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स है वो भी हमने आप लोगों को दे रखे हैं,
और आप लोग उसको अच्छे से समझ भी लिए होंगे जो भी क्लास ज्वाइन किया है। इसलिए आप सबको कहते हैं कि क्लास ज्वाइन करे रहिए, क्योंकि वहाँ पर सारा नोट्स, सारी आपको क्लासेज, सारा जो भी रिलेटेड होते हैं वो सारे कुछ मिले रहते हैं। अब आईयूडी के बारे में यहाँ पर तो पूरी डिटेल्स में बताएंगे नहीं, इसलिए आप लोग क्लास जुड़े रहिएगा तो वो सारा नोट्स, वो सारा थ्योरी वाला, एक्सप्लेनेशन वाला सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो वो भी हमने आपको दे दिए थे। तो एक्टॉपिक गर्भावस्था के लिए उत्तरदायित्व कारण है वो ये तीनों है। कौन कौन है? पीआईडी, आईयूडी जिसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं, ट्यूबल रेक्ट्रोक्टिक सर्जरी, ये तीनों क्या है? एक्टॉपिक गर्भावस्था के लिए उत्तरदायित्व कारक है, या मतलब कि एक्टॉपिक गर्भावस्था का फैक्टर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्थ कनोल से गुजरते समय शिशु के सिर की आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जब बर्थ कनोल से गुजरा जाता है उस समय में जब शिशु का शीर्ष की आवृत्ति में जो परिवर्तन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहा जाता है, या ऑसिफिकेशन कहे जाते हैं, या डिसीड्यूस कहा जाता है, या रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। तो बर्थ कोनेल के जो समय गुजरते समय जो शिशु के सिर में आवृत्ति का में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, या परिवर्तन जो होते हैं उसको कहे जाते हैं क्या? उसको मोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल्डिंग कहे जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मतलब मोल्डिंग क्या मतलब कि मुड़ गया। वही कह रहा है कि परिवर्तन मतलब कि परिवर्तन होंगे तो उसको क्या कहेंगे? परिवर्तन मतलब मुड़ जाना। जैसे क्या, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मुड़ गए तो क्या परिवर्तन आया ना? ऐसे जाना था, ऐसे आगे। तो ये मोल्डिंग मतलब ऐसे भी रिलेट करके समझ सकते हैं। उसमें जो सिर की आकृति में जो परिवर्तन हो को जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो मोल्डिंग कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम गर्भा कह रहा है कि एक प्रथम गर्भा में प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है, एक प्रथम गर्भा के प्रसव की प्रथम अवस्था से सक्रिय चरण में सर्विक्स के फैलाव की जो सामान्य दर होते हैं, जैसे कि हमने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बताए थे, जब भी कोई महिला गर्भधारण या गर्भ धारण करते हैं तो उसमें सर्विक्स का फैलाव होते हैं, गर्भ अवस्था का वजन, गर्भाशय का वजन बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जब ये प्रथम गर्भा में प्रसव की प्रथम अवस्था में जो सक्रिय चरण में जो सर्विक्स का फैलाव का जो दर है वो कितना होता है? मतलब कि दर मतलब कि रेट पूछ रहा है। तो जैसे कि ऑप्शन आपका दिया गया है क्या? तो ऑप्शन में आपके दिए गया है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, यहाँ पर होंगे सेंटीमीटर पर आवर, या 2 सेंटीमीटर पर आवर, या 1 सेंटीमीटर पर आवर, या आपका चौथा ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ये स्लैश वाला यहाँ बीच में होगा, तब उससे जाके पर आवर में होते हैं। होता है ना कि वेलोसिटी मतलब कि रेट, दर क्या कहते हैं? मतलब कि दर कोई चीज़ का क्या निकालते हैं? जैसे वेलोसिटी है तो क्या कहते हैं कि मतलब कि डिस्टेंस वाटर टाइम कहते हैं। तो ये मतलब कि क्या, बाय मतलब क्या, उसके मतलब कि रेट को पूछ रहा है। तो उसको वही दर कितना होता है? तो इसका जो दर होते हैं वो 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर पर आवर। मतलब कि 1 घंटा में 1 सेंटीमीटर उसका जो सर्विक्स है उसका फैलाव होता है सक्रिय चरण में। मतलब समझ गए दर का क्या कह रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भ निरोधन के लिए डायफ्राम का प्रयोग कर रही महिला को इसे संभोग के पश्चात कम से कम कितने समय तक अपने स्थान पर रखने का निर्देश देते हैं? 6 घंटे, 12 घंटे, 1 घंटे, या 28 घंटे। तो कितने समय के लिए उसको मतलब निर्देशित किए जाते हैं? तो 6 घंटे के लिए। कितने समय के लिए? तो 6 घंटे के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्भवती महिला क्या है कि एक गर्भवती महिला के गर्भाशयी फंडस की चाय मतलब कि चाय यहाँ पर एक साथ रहेगा तो आपको मतलब कि गर्भाशय
फंडस की यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, चाइनीव के स्तर पर गर्भ अवस्था की अवधि क्या होती है, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मतलब कि उसकी जो अवस्था होती है, मतलब गर्भ अवस्था की अवधि गर्भाशय फंडस के दौरान, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है 10 से 12 सप्ताह के दौरान, या 14 से 16 सप्ताह, या 20 से 24 सप्ताह, या 30 से 32 सप्ताह। तो उसकी जो अवधि होती है वो कितने होते हैं, तो वो होता है 20 से 24 सप्ताह का। कितना, तो 20 से 24 सप्ताह। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूणीय विकास के दौरान दो विरीशन कोश में उतरना कब तक हो जाता है, मतलब कि भ्रूणीय विकास जब होता है तो वो दोनों विरीशन कोश में कब आ जाता है या कब उतर जाते हैं, 20 सप्ताह में, या 28 सप्ताह, 32 सप्ताह, या 40वें सप्ताह में। तो ये कब विरीशन कोश में उतरते हैं, तो ये आपका 40वें सप्ताह में उतरते हैं। कब, तो 40वें सप्ताह में। तो ये 40वां सप्ताह कितना हो गया, अगर महीना के टर्म में आपको पूछेगा तो कितना हो गया, 5 से 6 महीना हुआ, 7 मतलब कि 5 महीना में कितना हुआ, 5 महीना में आपको हो गया आपका लगभग 10 महीना होंगे। 40 कितना हो जाता है, एक महीना में मतलब कितना 4 सप्ताह होते हैं, तो 40 सप्ताह है, तो मतलब कि क्या 10 महीना के लगभग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक गर्भवती महिला की देखभाल कर रही, मतलब कि कर रही, एक साथ मतलब बीच में हट गया, इससे आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। एक गर्भवती महिला की देखभाल कर रही नर्स को पूछा जाता है कि स्तनपान कब करना है, उचित जवाब क्या है। मतलब जब आप लोग वर्क पे जाइएगा जॉब करने के बाद, तो वहाँ पर गर्भवती महिला सब आएंगे, उसके देखभाल आप ही लोग के निरीक्षण में होंगे। तो उसको मतलब कब आप लोग सलाह दीजिएगा स्तनपान कराने का, तो कितने मतलब जैसे प्रसव हुआ है तो प्रसव के कितने समय बाद स्तनपान कराना उपयुक्त होते हैं, कब तक करवाना चाहिए, ये सब के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बता देते हैं। तो प्रसव, तो स्तनपान के लिए जो सजेशन आप लोग दीजिएगा, जो उचित समय जो निर्धारित किया गया है वो कितना है, प्रसव के यथाशीघ्र, मतलब कि जितनी जल्दी हो सके, या मतलब कि जितना जल्दी ऐसे नहीं, क्योंकि प्रसव के कुछ समय तो मदर्स को थोड़ा होश आने में और भी समय लगते हैं, थोड़ा रिकवरी करने में। उसके तत्पश्चात जितनी जल्दी हो सके प्रसव के यथाशीघ्र स्तनपान कराना मतलब कि बच्चों को ज़रूरी रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद है डोपलर साहब ने हृदय के जो गति दर से मापने के लिए और भी बहुत सारा चीज़ें श्वास के इक्विपमेंट के लेकर अपना नियम भी बहुत सारे दिए थे। तो इसके बारे में हमने डॉपलर्स के नियम भी देखे थे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ का क्वेश्चन कह रहा है कि डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि कब सुनाई देना शुरू हो जाता है। और ये BTSC के पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पर पूछा हुआ था, ये नहीं पूछा था, यहाँ से नहीं था, यहाँ से था कि गर्भस्थ शिशु का हृदय दर पर की जो प्रथम ध्वनि है वो कब से सुनाई देना शुरू हो जाता है। जैसे ऑप्शन में आपको दिया गया है, क्या क्या है कि 2 से 3 सप्ताह पर, या 8 से 10वें सप्ताह पर, 16 से 18वें सप्ताह, या 10 से 12वें सप्ताह। तो ये जो हृदय गति दर है शिशु का गर्भस्थ से, वो कब से सुनाई देना शुरू हो जाता है, तो 8 से 10 सप्ताह। कब, तो 8 से 10 सप्ताह के दौरान ये सुनाई देना शुरू हो जाता है। और ये किसके अनुसार बताया गया था, तो डॉपलर साहब के द्वारा ये दिए गए थे। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कह रहे कि गर्भ अवस्था में लगभग कुल कितनी रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। गर्भस्थ अवस्था में कुल कितनी रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे ml होगा, इसमें फीट लिखा गया है, इसको कट कर दीजिएगा। ml मिलीलीटर जो होते हैं, वही कह रहा है कि कितने ml मतलब कि कितने रक्त की बढ़ोतरी होती है। तो कितना होता है, तो 150 ml का, कितना ml का, 150 ml का। लीटर में यदि हम बात करें तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है। तो मतलब कि 150 ml की गर्भ अवस्था में लगभग कुल जो रक्त की मात्रा है वो बढ़ती है कितना, तो 1500 ml, 150 ने 1500 ml। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहा है कि निषेचन में क्या कह रहा है कि निषेचन में लगभग पिछले दिनों की मूर्तियाँ या आरोप प्रत्यारोपित होती है, वो मतलब कि निषेचन के पिछले जो दिनों में जो प्रत्यारोपण होती है वो कब होती है, मतलब कि कितने दिनों के अंतराल पे, 12 से 16, 14 से 18 या 20 से 28 या 2 से 4 दिन। तो ये कितने दिन में होते हैं, तो 12 से 16 दिन के अंतराल पे ये मतलब कि पिछला जो निषेचन है तो उसमें प्रत्यारोपित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे की जो क्लासेज है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो फिलहाल आज के लिए इतना।